ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मोशनल ईएमएफ के, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के क्लास में डिस्कस किए। तो हमने मूविंग रॉड के ऊपर, मूविंग रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ आएगा और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करना तो एक मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल स्किल है, लेकिन रॉड के अंदर क्या हो रहा है इसको अच्छे से समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैंने एक दो बार एक्सप्लेन भी किया है, और मैं अभी तक ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कि तुम लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए हो कि हालांकि, ठीक है, ईएमएफ के लिए तो मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे ही हम रॉड को मूव करना स्टार्ट करते हैं उस रॉड के अंदर ये मैग्नेटिक फोर्स आता है, और नॉन कंजर्वेटिव नेचर का मैग्नेटिक फोर्स आता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस को ना एंड पॉइंट्स पर एक्यूमुलेट कराता है। अब ये चार्जेस कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और इस कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड के करस्पॉन्डिंग ही हम रॉड के एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम कभी भी पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते, और इसको हमने बहुत डिटेल में पहले देखा है। अगर चार्जेस की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, स्प्रिंग की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड है, ग्रेविटी की वजह से कंजर्वेटिव फील्ड है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आने में जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो इस वर्क डन को हम लोग इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एसोसिएट कर देते हैं। तुम हर पॉइंट के साथ एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो, और सिर्फ इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके किसी भी दो पॉइंट के बीच का वर्क डन निकाल सकते हो। लेकिन ऐसा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होगा, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होता है वो पार्ट डिपेंडेंट होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, तो उसके लिए हम पोटेंशियल नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हर पॉइंट के साथ एक नंबर नहीं एसोसिएट कर सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में तुम यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे, यहाँ से आओगे, तो अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क डन होगा। ठीक है, तो इन दोनों के साथ कोई ऐसा नंबर नहीं एसोसिएट कर सकते हैं जिसके डिफरेंस को तुम कैलकुलेट करके दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क डन निकाल पाओ। ठीक, तो उसी तरह से ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो नॉन कंजर्वेटिव, उसके लिए पोटेंशियल का कोई कंसेप्शन, वोल्टेज का कोई कंसेप्शन, पोटेंशियल का कोई कंसेप्शन है ही नहीं। ठीक है, उसके लिए हम पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ना एक कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और अंदर जो नहीं बाहर जो ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है ना, बाहर अगर चार्जेस हैं तो ये कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, उसको चार्जेस को सर्कुलेट करा रही है, हायर से लोअर ला रही है। ठीक है, और अंदर नॉन कंजर्वेटिव उसको लोअर से हायर पहुंचा रही है। ठीक है, तो हम इस बाहर की जो कंजर्वेटिव फील्ड है इनकी वजह से रॉड के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफाइन करते हैं। ठीक है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है वो हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो कंजर्वेटिव फील्ड के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है -E.dl, इससे कैलकुलेट करें, या फिर हमने देखा कि ये जो -E.dl है ये एक्चुअली +FB.dl के इक्वल होगा। FB का मतलब मान लो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट वाला जो रिजल्ट था मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, बताया, और एक कैलकुलेशन एरर भी आ गई थी, अरुजा ने मुझे बताया भी था, लेकिन उसको, ठीक है, मैं वहाँ पे करेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ठीक अभी के टाइम में, ठीक है, मेरा ध्यान कहाँ रहता है पता नहीं।
एनीवे ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया वैसे, लेकिन इसके पीछे जो रिजल्ट था वो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। कि मान लो हमारे पास इस तरह से कोई इरेगुलर शेप की वायर है, ठीक है, और इस तरह से कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों को हम, ठीक है, एंड के अक्रॉस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें तो दोनों एंड्स के अक्रॉस सेम वोल्टेज डिफरेंस आएगा, सेम ईएमएफ होगा। ठीक, ईएमएफ लूप के अराउंड डिफाइंड है, ईएमएफ रॉड के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर हम इसको किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे ना, तो इस पूरे लूप में जो ईएमएफ होगा वो इस रॉड पे ईएमएफ के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ये एज्यूम करते हुए कि जो हमारी दूसरी रॉड है वो सर्कुलेट नहीं कर रही, वो फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट हम बना सकते हैं किसी तरह से। हाँ, तो मैं कह रहा था इन दोनों में कैसे सेम पोटेंशियल डिफरेंस या सेम ईएमएफ कैसे आएगा, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। इसको बहुत ब्रीफली तुम्हें बता देता हूँ कि अगर दोनों ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि इन एक ही इंस्टेंट पर मैं इन रॉड्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टेंट्स पर इन रॉड्स की जो वेलोसिटी है, ठीक, अलग अलग इंस्टेंट्स पर इन रॉड्स की जो वेलोसिटी है वो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दी है, वो इसी इसी डायरेक्शन में होगी, इस सर्कुलर आर्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तुम ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, इन वेलोसिटी की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस बी कैलकुलेट करो, हर पॉइंट पर वी क्रॉस बी कैलकुलेट करो। तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी पता है? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन बिल्कुल रेडियल आएगी, इस तरह से। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से यूं रेडियल आएगी। ठीक है, सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से वी क्रॉस बी रेडियल। ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, जब तुम किसी भी रॉड के अक्रॉस इस मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं चेंज होगा, सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में चेंज होगा। इस रॉड का, इरेगुलर शेप के रॉड का कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाएंगे वो किसी एंगल पर है तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक रेडियल कंपोनेंट होगा और एक टेंजेंशियल। तो जो मैग्नेटिक फोर्स का लाइन इंटीग्रल होगा वो सिर्फ इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ इस एलिमेंट के अक्रॉस इस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ सेम होगा, इस एलिमेंट के अक्रॉस इस एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ सेम होगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सेम है, एफ भी सेम है, ठीक है, और डीएल का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी सेम आएगा, डीएल कॉस थीटा लेंगे वो भी उतना ही आएगा जितना यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो मतलब इस तरह के कर्व्ड शेप के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो मैंने ये जो क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, कौन सा क्वेश्चन, हाँ, ये वाला जो रॉड वाला क्वेश्चन किया था वो तुम लोगों ने, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है, मैंने वहाँ कमेंट्स में लिख दिया है हालांकि। तो उसमें मैंने बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लिखना था, मैं, ठीक है, उतना ध्यान नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ एल स्क्वायर करके निकाल लिया। लेकिन एक एंड पॉइंट के अबाउट अगर किसी रॉड को हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रोटेट करते हैं तो उस रॉड के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस ईएमएफ आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो वो मैंने 2 नहीं लिया था लास्ट टाइम में। सर, हाँ सर हम ईएमएफ को डिफाइन करते हैं ना, मतलब यूनिट चार्ज पे कितना हाँ हाँ, नेट फोर्स है उसका लाइन इंटीग्रल। वर्क डन, हाँ, कंप्लीट सर सर्कुलर लूप में। हाँ सर जब हम रॉड को रोटेट करते हैं ना उस पे फिर मतलब चार्ज पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा ना, वो हम क्यों नहीं फिर इसको कंसीडर करते हैं? नहीं नहीं, देखो ये जो रॉड है ना, ठीक है, ये सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, इसके मैकेनिक्स में जाओगे तो हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, हर एक पॉइंट के ऊपर
हर एक पॉइंट सेंटर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेट करने की वजह से ऑब्वियसली इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी ना वही हर पॉइंट को एक्सेलरेट करा दी, ठीक है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स अलग से मतलब सेंटर की तरफ इस पूरी बॉडी को रोटेट कराने के लिए इसके अंदर ना कुछ टेंशन जनरेट होगा, और वो टेंशन होगा जिसकी वजह से ये जो रॉड है सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। अब उसका इफेक्ट चार्जेस पर क्या आएगा कि, ठीक है, अगर ये ऐसे रॉड रहता है मूविंग, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो चार्जेस का क्या मतलब इसके अंदर के जो एक्चुअली तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स्ड आयंस है। ये आयंस जो है वो मेश बनाए हुए हैं, और ये आयंस जो है रॉड के साथ बिल्कुल फिक्स है। रॉड को जैसे मूव करेंगे एक्चुअली हम इन्हीं आयंस के मेश को मूव कर रहे हैं, और इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक, जब ये रॉड स्टेशनरी है तो, ठीक है। अब अगर रॉड को हम मूव कराते हैं, ठीक है, रॉड को अगर मूव कराते हैं तो इनके चार्जेस के मोशन का और, ठीक है, मतलब इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन के का जो मोशन होगा, ठीक है, वो कंपेयर टू जब इस रॉड को स्टेशनरी रखा गया था, कोई डिफरेंस आएगा क्या, कोई डिफरेंस आएगा क्या, बताओ। तो जब हम मूव करा रहे हैं ना, तो मूव कराते टाइम में हम इस पूरी बॉडी को मूव करा रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ना, चाहे रेस्ट में रहे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में भी है तो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली मूव कर रहा है, किसी भी क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों साइड से बैलेंस्ड है, ठीक है। और जब हम इसको मूव भी करा रहे हैं, जब इस रॉड को मूव भी करा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है पता है, तो ये आयंस मूव कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ आयंस मूव कर रहे हैं, तो आयंस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से हैं, आयंस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन अभी भी वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि जब ये रॉड रेस्ट पर थी, ठीक है, क्योंकि ये जब आयंस मूव कर रहे हैं ना, तुम्हें लग रहा है कि ये तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट होगा, तो करंट करंट इस रॉड के रेस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन्स का किसी क्रॉस सेक्शन के अलोंग अगर मूवमेंट होगा तब मूवमेंट आए, तब तब करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर पूरी रॉड ही मूव कर रही है, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो रॉड के अक्रॉस कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं है चार्जेस का, तो कोई करंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट करते टाइम में अगर तुम ये फील कर पा रहे हो कि अपने, अगर हम इस रॉड को ट्रांसलेट कर रहे हैं और ट्रांसलेट करते टाइम में अगर तुम ऐसा फील कर पा रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स इनडिफरेंट है, ठीक, क्योंकि तुम ऐसे सोचो ना कि जब ये रेस्ट पे भी था ना, ठीक है, तो ये जो आयंस है ना, ये नेगेटिव आयंस है इस तरह से, नहीं नहीं पॉजिटिव आयंस, सॉरी, ये नेगेटिव पॉजिटिव करते करते ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो अल्टीमेटली ये ऐसे तो रैंडम मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो आयंस है ना, इनका रिपल्शन ही इसके रैंडम मोशन को असिस्ट कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो है ना, ये आयंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस वॉल्यूम के अंदर होल्ड करके रखे हैं, उसके लिए भी आयंस ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आयंस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मोशन इम्पॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का 0 होता है, ठीक है। इन आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन हो रहा है वो नेट फ्लो 0 होता है, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, कि अगर अलग से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करें, तो मैं कह रहा हूँ जब इसको ट्रांसलेट भी करेंगे ना, तो आयंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स आयंस के रिस्पेक्ट में वैसे ही बिहेव करेंगे, ठीक। ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन लगे यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो तो जा रहा है, लेकिन आयंस के रिस्पेक्ट में अभी भी वैसे ही सारे आयंस पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और ये रैंडम मोशन एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेशनरी स्टेट में जैसे ये रॉड है ना, वैसे ही आयंस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन
का कोई इलेक्ट्रॉन आयंस के रेस्पेक्ट में अभी भी इनडिफरेंट है जब इसको रोटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो रोटेशन की वजह से ये नहीं होगा सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ठीक है, क्योंकि उसमें आयंस का जो फोर्स है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो चार्जेस के फ्लो करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स वही कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो जब हम रोटेट कर रहे हैं तो जब हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर बता रहा था कि जब हम अपने रॉड को एक एंड के अबाउट रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स के अलॉन्ग, ठीक है, वोल्टेज आता है। और वोल्टेज बोल रहा हूँ, वही वोल्टेज डिफरेंस है। और वो वोल्टेज डिफरेंस कितना आता है, वो बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल होता है। ऐसा तब आएगा जब एक एंड पॉइंट के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं। तो जो पिछला एग्जांपल लिया था तो इसमें यही करना था कि पहले ओ ए के लिए निकाल दिया, ओ बी के लिए निकाल दिया, सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन की थी, बस वहां पे एल स्क्वायर बाई 2 नहीं लिखा था, सिर्फ एल स्क्वायर लिख दिया था। तो वो एक मिस्टेक थी, जो कि यहाँ पे जैसे एल यहाँ पे जो है ना वो एल स्क्वायर अपॉन 2, ये है वी ओ माइनस वी ए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ओमेगा ऐसे है। अगर दूसरे सेंस में होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फोर्स देखना पड़ेगा, पोलैरिटी देखनी पड़ेगी। अब पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही हम एंड पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क करेगा। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क कर ही रहा है। तुम एक बार ना वो जो लेक्चर तुमने मिस किया उबैर, वो एक बार देखो, उसके बाद मुझसे पूछना। ठीक है, क्योंकि तुम ईएमएफ के वो पॉइंट्स पूछ रहे हो जो कि मैंने एक्सप्लेन किए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। और अब तुम किसी भी तरह का केस होगा ना, तुम खुद से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का केस हुआ तो तुम मतलब मोशनल ईएमएफ का कोई भी केस हो, रोटेशन वाला, ट्रांसलेशन वाला, खुद से तुम सॉल्व कर सकते हो। और वो इन्हीं केसेस में आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों केसेस। और अगर वर्स्ट केस में ये होगा कि तुम हर एक एलिमेंट के अक्रॉस एफ बी डॉट डी एल वी क्रॉस बी डॉट डी एल से ईएमएफ निकालोगे। अल्टीमेटली हर केस में तुम ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं, ये जो फैराडेज लॉ का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में, पिछली कुछ क्लासेस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि, ठीक है, ये मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि फैराडेज लॉ में कहता है कि किसी भी क्लोज लूप के अराउंड जो ईएमएफ होता है, ठीक है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। और ये ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ सकती है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर की। तो पहले तुम लोग सोचते होगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की होती ही नहीं है, तो मतलब ईएमएफ लाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे भी इसका लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप में 0 होगा। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर की हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सोर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ स्टैटिक चार्जेस की वजह से ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी प्रोड्यूस होती है। और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो नॉन कंजर्वेटिव सर्कुलेटिंग नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ ला सकती है क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव है, वो एक लूप में कुछ नेटवर्क कर सकती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक लूप में कुछ ना कुछ वर्क करके सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, करंट सर्कुलेट कर सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने ये देखा था पहले कि ये जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड वर्क करके एनर्जी ला रही है लूप में, उसका ओरिजिनल सोर्स एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स ही है, एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क ही है, जिसको कि मैग्नेटिक फोर्स लूप के अंदर चार्जेस के सर्कुलेशन में ट्रांसफॉर्म करे। लेकिन एनीवे अल्टीमेटली है तो मैग्नेटिक फोर्स ना। तो ईएमएफ
या तो ये नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आएगी, ठीक है, और या तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा सा ना एक्सपैंड किया था, एक्सपैंड करने के बाद जो राइट हैंड साइड में टर्म्स आए थे, ठीक है, उसमें फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वैरी कर रहा था, फ्लक्स लूप के मोशन की वजह से वैरी कर रहा था। जो लूप के मोशन वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली अगर मैं उसको एक्सपैंड करता हूँ एग्जैक्टली इससे बैलेंस हो जाता था, और हमें पता चलता था कि अगर, ठीक है, अगर लूप मूविंग नहीं है, ठीक है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है तो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ आ रहा है उस ईएमएफ के लिए नॉन कंजर्वेटिव नेचर का सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसको भी हम लोग सीधा ऐसे लिखते हैं d∅/dt, और ये फाई एम जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको b डॉट ए चाहो तो लिखो ना लिखो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे ही रहने दो, काम चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताओ, इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? ये जो ओरिजिनल फैराडेज लॉ है ये सारे केसेस को इंक्लूड करता है। ये जो ओरिजिनल फैराडेज लॉ है ये अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास एक रियल फिजिकल कंडक्टिंग लूप होना चाहिए। उस लूप के अक्रॉस हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स देखेंगे। अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है, अगर अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो हमारे लूप के अराउंड ईएमएफ आएगा। अब फ्लक्स चेंज किसी वजह से भी कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन से कर सकता है, लूप के मोशन की वजह से कर सकता है, दोनों की वजह से कर सकता है। इन सारे केसेस को ये फैराडेज लॉ अकेले डील करेगा, और इस फैराडेज लॉ को यूज करके हम हमेशा सारे केसेस में, चाहे कैसा भी केस हो, सारे केसेस में अगर ये वाला फैराडेज लॉ अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली लूप के अराउंड ईएमएफ कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि एक्चुअली क्या हो रहा है, अब तो तुमने बहुत डिटेल में खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक्चुअली हो ये रहा है कि फ्लक्स चेंज करने की वजह से ईएफ क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज कर रहा है या तो लूप के मोशन की वजह से, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स है उसने चार्जेस को सर्कुलेट कराया, ठीक है, और लूप में ईएफ लाया, या तो दूसरा रीजन है फ्लक्स चेंज करने का, मैग्नेटिक फील्ड वैरी कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी कर रही थी लूप के अराउंड तो वहां पे नॉन कंजर्वेटिव नेचर की सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और उस सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली चार्जेस को, ठीक है, लूप के अराउंड सर्कुलेट कराया, ठीक, जिससे कि हमारी लूप में ईएमएफ आया, ठीक है। तो पहले के फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के तुम बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे, वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे इस तरह से वैरी कर दी है, और बताओ कि जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ये बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन, इसमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है ना B0t है। यहाँ पे लूप नहीं मूव कर, लूप को मूव नहीं कर रहा है, लूप तो स्टेशनरी है। तो इसमें पूछा जा रहा था कि ये बताओ ईएमएफ कितना आएगा, लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए कि इस ईएमएफ के पीछे जो सोर्स है ना वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी। हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, मैं गेस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रही है, तो इसकी वजह से ये वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और जब भी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंड्यूस्ड नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कैसी, वो सर्कुलेटिंग नेचर की होगी। तो मैं गेस कर रहा हूँ कुछ ऐसी, मुझे पता नहीं है, लूप फॉर्म करनी चाहिए। देखो जैसे मैग्नेटिक नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है वो तो आ, उसकी शेप तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की हो सकती है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करेंगी। तो उसी तरह से जो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है तो वो किसी भी शेप की हो सकती है, नॉन कंजर्वेटिव है तो अल्टीमेटली वो लूप फॉर्म करेगी, बिल्कुल सर्कुलर होगी ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही समझाने के लिए इस एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सर्कुलर नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, और ये सर्कुलर नेचर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना वो इन चार्जेस को ऐसे ना वो इन चार्जेस को सर्कुलेट करा दी थी, ठीक है। और ये हर हर साइकिल में चार्जेस को सर्कुलेट करा के
कुछ वर्क डिलीवर कर रही थी। ठीक है, हर एक साइकिल में इस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट वर्क हो रहा था, एनर्जी सप्लाई हो रही थी सर्किट के अंदर, लूप के अंदर, और करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, और वो पॉसिबल सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होने की वजह से है। अगर कंजर्वेटिव फील्ड होती तो क्लोज लूप में थोड़ी ना वो कोई वर्क कर सकती है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन, क्योंकि हमने ईएमएफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर अगर ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ईएमएफ आ रही है, तो इस टाइम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो थोड़ा डिस्कशन हम करना चाहते हैं कि वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी पॉइंट पर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। फिर ईएमएफ लाने के लिए दो टाइप्स के फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। एक मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना आता है हमें, V क्रॉस B। दूसरा ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए दूसरा नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं पता है। और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक लॉ है और वो कहलाता है फैराडेज। ठीक है, तो हमने इसी ओरिजिनल फैराडेज लॉ को एक्सपैंड किया। लेफ्ट हैंड साइड में ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपैंड किया, राइट साइड में जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन है उसको एक्सपैंड किया, इक्वेट किया। जो लूप के मोशन वाला टर्म है फ्लक्स चेंज में, वो मैग्नेटिक फोर्स के साथ कैंसिल हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टर्म है फ्लक्स वाली साइड में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वेट होता है। और हम बोलते हैं कि वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो जैसे ये इक्वेशन पता चलता है ना, तो हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, हमें और ज्यादा ये नई इंफॉर्मेशन जैसे मिलती है, तो हमें पता चलता है कि वो जो मैग्नेटोस्टैटिक्स की इक्वेशन थी ना, वो अब वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के केस में मॉडिफाई कर जाएंगी। तो हमें पता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल है, ठीक, क्लोज्ड सरफेस कह रहा हूँ, ये कितना था, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन इंटीग्रल थी ये कितनी थी, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूँ, 0। उसी तरह मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल वो 0 था, क्योंकि ये सर्कुलेटिंग, ठीक है, सर्कुलेटिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है हमेशा, उसका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो हमेशा लूप में एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए कोई भी मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्लोज सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो हमेशा 0 होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव नेचर की, तो उसका लाइन इंटीग्रल नॉन 0 होता है, और ये वैल्यू है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इन इक्वेशंस में मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये इक्वेशन वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब हमें पता चलता, इस फैराडेज लॉ से पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आज तक हम सोचते आ रहे थे कि सिर्फ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के दो सोर्सेज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल कंजर्वेटिव फील्ड है, उसका फ्लक्स होगा और लाइन इंटीग्रल 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड है तो क्लोज पाथ में उसका वर्क डन 0, लाइन इंटीग्रल 0। लेकिन अब हमें पता चला है कि नेचर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ स्टैटिक चार्जेस की वजह से नहीं, वो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों पार्ट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक तो स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और फिर वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगी। तो जो पहली वाली इक्वेशन है और दूसरी वाली इक्वेशन, इसमें क्या मॉडिफिकेशन आएगा बताओ, मुझे बताओ कि अगर नॉन कंजर्वेटिव नेचर की इलेक्ट्रिक फील्ड लूप क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका किसी क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा क्या?
पहले वाले पार्ट के बारे में बताओ, पहले वाली इक्वेशन में क्या चेंज आएगा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के आने की वजह से, और दूसरे वाली इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? अरे अगर हम कोई क्लोज सरफेस इस तरह से लेते हैं और हमारे पास वेरी गुड, अगर हमारे पास ऐसे सर्कुलेटिंग नेचर की फील्ड है, तो सर्कुलेटिंग नेचर की फील्ड तो अगर एंटर करी तो एग्जिस्ट भी करेगी, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट होता ही नहीं है। तो फ्लक्स में तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फील्ड कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, ये वाली इक्वेशन तो एज सच वैलिड रहेगी। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे वो कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव, उनका फ्लक्स तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो चेंज नहीं करेगा। लेकिन लाइन इंटीग्रल अब जीरो हो गया, लाइन इंटीग्रल अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिर्फ स्टैटिक नहीं, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका तो लाइन इंटीग्रल जीरो होगा, लेकिन उसमें जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रल जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, उसका लाइन इंटीग्रल होगा माइनस, ठीक है, डी फाई एम अपॉन डी टी, ठीक है, और ये कहलाता है फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ की वजह से ये लाइन इंटीग्रल वाली जो इक्वेशन है, अभी मैग्नेटोस्टैटिक्स को हम नहीं टच कर रहे हैं, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड पर अभी आएंगे, अभी वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या मॉडिफिकेशन हुए बस वही डिस्कस कर रहे हैं। तो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दोनों इक्वेशन फाइनलाइज हो गई हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक हो वैरिंग हो, उन दोनों को स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो या वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उन सारे केसेस को ये दोनों इक्वेशंस कंप्लीटली डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ना, ये कहाँ से है, ये तुम्हें समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरी वाली इक्वेशन क्या कहती है कि हम कोई भी क्लोज लूप लेंगे और उस क्लोज लूप के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, वो लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा इस लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के इक्वल। ठीक है, और इस लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होगा, क्योंकि हम ये एक इमेजिनरी लूप ले रहे हैं और यहाँ पे इमेजिनरी लूप हम मूव नहीं करा रहे। ठीक, इमेजिनरी लूप मूव नहीं करेंगे, ठीक, कोई फिजिकल लूप है उसको मूव करा करके हम ईएमएफ निकालते थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल तो किसी फिक्स्ड इमेजिनरी लूप के अराउंड ही कैलकुलेट करते हैं ना। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन बहुत सारे करने थे। तुम देखोगे कि इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम बिल्कुल वो सारे क्वेश्चंस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। मैं इसमें एक पॉइंट बस ऐड कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने पहले तुम लोगों को पूछा था, लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं, अभी तक किसी ने कोई आंसर नहीं दिया है। मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि ये जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है या गॉसेस लॉ है, ठीक है, गॉसेस लॉ या ये फैराडेज लॉ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, ये किसी स्पेसिफिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी स्पेसिफिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट करती। ठीक है, मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया था कि जो कूलॉम्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं या बियूर-सवार्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वो तो हम चार्ज एलिमेंट करंट एलिमेंट और पॉइंट चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम जितने चार्ज चाहे उतने चार्ज की वजह से फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब तुम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हो तो गॉसेस लॉ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। गॉसेस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसको तुम बाउंड नहीं कर सकते हो। गॉसेस लॉ कहता है कि तुम यूनिवर्स के किसी भी रीजन में जा करके कैसा भी किसी भी शेप का किसी भी साइज का एक क्लोज सरफेस इमेजिन करो, और इस क्लोज सरफेस के अक्रॉस हर एक एलिमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देखो, देखो कितनी काउंट तो कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स देखोगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, एरिया वेक्टर देखोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो किसी स्पेसिफिक चार्ज अंदर की चार्ज बाहर, वो यूनिवर्स के इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, गॉसेस लॉ ये कहता है उसके सरफेस के हर एक एलिमेंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ये चार्ज इंक्लूज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो। उसी तरह तुम कोई भी लूप इमेजिनरी लूप कंसीडर करते हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का
लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो जब लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेते हो, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से लेते हो क्या, यूनिवर्स के उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका तुम लाइन इंटीग्रल ले रहे हो, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी प्रॉपर्टी, मैक्सवेल इक्वेशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी बताता है, किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ चार्ज की वजह से या करंट की वजह से ये एक्सप्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हमने एक सिचुएशन ली थी यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने बोला था कि फाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज के लिए तो तुम इस तरह से क्लोज लूप इमेजिन करते हो, ठीक है। इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए तो तुम ऐसा क्लोज लूप इमेजिन करते हो, ठीक है। और एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट चार्ज नहीं है, फाइनाइट चार्ज है, ठीक है। मैं ऊपर नीचे नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने को कह रहा हूँ। तो जब यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिखोगे ना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लिखोगे, यहाँ तक तो तुमने सही लिखा है। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज लूप के अराउंड म्यू नॉट टाइम्स आई होगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड तो तुमने सही लिखा है, म्यू नॉट टाइम्स करंट इंटीग्रल, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है, उसका लाइन इंटीग्रल लेना है, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इनफाइनाइट चार्ज बोल दे रहा हूँ, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, तो इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए हम श्योर होकर के बोल सकते हैं हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगी और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल में से बी बाहर आ जाता है, डीएल का इंटीग्रल कर लेते हैं, बी की वैल्यू पता चल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये फाइनाइट रॉड है ना, तो हम नहीं कह सकते कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस पार्ट की वजह से थोड़ी है। अगर चार्ज होता ना, अगर अगर ये चार्ज रॉड होता, कहाँ चला गया ये, बोर्ड ही खत्म हो। अगर सिर्फ चार्ज रॉड होता, इतना सा फाइनाइट लेंथ का चार्ज रॉड है, तो हम ऐसा फाइनाइट लेंथ का चार्ज रॉड बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो लूप, इसके लिए तो लाइन इंटीग्रल नहीं, इसके लिए तो हमें सिलेंडर देखना पड़ता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर फाइनाइट चार्ज है तो फाइनाइट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, और इस कंप्लीट फाइनाइट रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट, अगर सरफेस इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते तो उस सरफेस और लाइन इंटीग्रल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मतलब होता वो इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस तरह का फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। और एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हमें हमें यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लूप के अराउंड लेना है। तो ऑब्वियसली इसके बाद ना, अगर ये फाइनाइट है तो इसका कुछ ना कुछ ये लूप में ही एग्जिस्ट करेगा। अब वो लूप कैसा है मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन वो लूप में ही एग्जिस्ट करेगा। और अगर लूप में एग्जिस्ट करेगा तो इस फाइनाइट रॉड की, हमारे इस लूप पे जब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो सिर्फ इस पार्ट की वजह से नहीं आ रही है, वो इसके रिमेनिंग पार्ट की वजह से भी आएगी, ठीक है। तो अब हम नहीं बोल सकते फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए नहीं बोल सकते कि कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ठीक है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनफैक्ट अलग अलग होगी। हाँ, अगर इनफाइनाइट है तब भी लूप होगा, लेकिन इनफाइनाइट होने की वजह से हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स पर ना ऑब्वियसली इसका एक पार्ट होगा लूप वाला। तो हम ऐसा मान सकते हैं अगर इनफाइनाइट है तो ऑलमोस्ट हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम है। फाइनाइट के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, तो इसके लिए तुम मैग्नेटिक फील्ड यूं नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ?